आज हमारा टॉपिक है हमारे आरोग्य, हमारी हेल्थ हमारे हाथ में कैसे हो। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज के चर्चा का विषय ये रखने का मूल उद्देश्य ये है कि मैं बेसिकली आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ। आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते समय काफ़ी सारे पेशेंट से जब संपर्क आता है तो बहुत से लोगों को ऐसा समझ में आया है कि खुद की हेल्थ वो खुद मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन छोटी-छोटी गलतियाँ जो हमारी होती हैं उसकी वजह से हम काफ़ी बीमार से रहते हैं या बहुत सी बीमारियाँ हमको होते रहती हैं। जैसे अभी हम कोविड-19 का जो अभी दुनिया सफ़र कर रही है, हमारा देश सफ़र कर रहा है, इसमें सब जन देखते हैं कि हमारा इम्यूनिटी जितना अच्छा रहेगा, उतना हम कोई भी डिसीज़ को फ़ाइट कर सकेंगे, हमें वो डिसीज़ नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में बता के रखी हैं। उदाहरण लेकर के हम इसको अगर समझना चाहें तो शायद समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई भी अप्लायंसेस लेते हैं, जैसे मोबाइल है या मिक्सर है या हमारी गाड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल, टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी हम लेते हैं, तो गाड़ी लेने के साथ जैसे ही हम खरीद कर लाते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट के साथ हमें एक मैनुअल मिलता है कि ये मैनुअल है, इस हिसाब से आपको इस अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, जिसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब नहीं होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और ये लॉन्ग टर्म चलेगा। सेम हमारे बॉडी के साथ भी होता है, हमारे शरीर के साथ भी हमको इंस्ट्रूमेंट मिलता है। इंस्ट्रूमेंट के साथ ये बॉडी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में हमारे इंद्रिय हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन हम जिसको बोलते हैं, जिसमें आँखें हैं, कान है, नाक है, स्किन है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है। छठा सेंस ऑर्गन हमारा जो मन बताया है, हमारा माइंड जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। बुद्धि, संस्कार, हमारे जो भी पुराने संस्कार या जो हमने एक्वायर्ड किए हुए संस्कार हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन कोड होकर के हमारे डीएनएज़ में आ रही हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन और ये सब बंच मिल कर के हमारा शरीर बना है। अब इस शरीर को यूज़ कैसे करना है? हमने मान लो गाड़ी खरीद लिया, तो हमको ये तो पता है कि गाड़ी कैसे चलाना है, वो तो हम सीख गए, लेकिन गाड़ी का मेंटेनेंस अगर हम प्रॉपर ना रखें, प्रॉपरली अगर हम उसके पहियों में हवा नहीं भरते हैं तो बार बार पंचर होती जाएगी, उसका टायर मेंटेनेंस देगा, उसका व्हील अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो बैलेंसिंग डिस्टर्ब होते जाएगा, फिर हमारा क्लच खराब हो जाएगा, एक के बाद एक सिस्टम हमारी खराब होती जाती है। सेम हमारे बॉडी के साथ होता है। हम हमारे मन का ध्यान नहीं रखेंगे, हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे इंद्रियों का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, तो धीरे-धीरे एक-एक सिस्टम हमारी खराब होती जाएगी। जैसे-जैसे सिस्टम खराब होती जाएगी, वैसे-वैसे शरीर बीमार होते जाएगा। एक बीमारी से लेकर के दूसरी बीमारी से लेकर के तीसरी बीमारी, और इससे जो क्षतियाँ हमारे शरीर को उत्पन्न होने वाली हैं, उस क्षतियों की वजह से हमारा शरीर जो है वो और कमज़ोर हो जाएगा और बहुत सारे बीमारियों का घर बन जाएगा। बहुत सारी बीमारियों को हम निमंत्रण उसको देने लगेंगे। तो ये जो यूज़र मैनुअल की जब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर का ऐसा कौन-सा यूज़र मैनुअल है, तो जैसे देखा जाए तो हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियों में हमने सुना है, वात व्याधि है या इसको वात की शिकायत है, इसको पित्त है, इसको कफ है। ये तो 3 हमने बेसिक देख लिया, लेकिन यही 3 मिल कर के हमारे शरीर का कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं, हमारे शरीर की प्रकृति भी बनाते हैं। तो हमारे शरीर की जो प्रकृति बनती है, ये वात, पित्त और कफ, ये 3 मुख्य दोषों से बनती है। मन की प्रकृति सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की वजह से बनती है। अब ये दोनों का भी बहुत सिमिलर कॉम्बिनेशन है। जैसे तमोगुण आप देखते हैं, सेम लक्षण जो है आपको कफ में दिखेंगे, सेम रजोगुण के लक्षण आपको वात में दिखेंगे, सत्वगुण के लक्षण आपको पित्त में दिखेंगे। इसमें प्राकृत और विकृत ऐसे बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जैसे हमारे बॉडी का यूज़र मैनुअल जो है, हमारे बॉडी का यूज़र मैनुअल अगर हमको समझना है, हमारे शरीर को अगर हमको समझना है कि किस प्रकार से हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न ना हो, हमारा शरीर स्वस्थ रह सके और हमारे शरीर का हम प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकें, तो उसके लिए कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ आती है वो है हमारी प्रकृति। प्रकृति यानी प्राकृत यानी नेचुरल, जो हमारे बॉडी को हमारे जन्म से मिला है, जो हमारे बॉडी के लिए नेचुरल है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नेचुरल है, उसे हम कहते हैं प्राकृत। प्रकृति का मतलब क्या है? तो हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, ये हर एक के शरीर में होते हैं। इनके कम अधिक कॉम्बिनेशन से जो भी गर्भ में तैयार हुआ है हमारा शरीर, जन्म के बाद जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी ने एक्वायर्ड किया है, और जन्मतः जो प्रकृति है, जो इन तीनों का संगठन है, वो प्राकृत संगठन है इस शरीर के लिए। अब किसी प्रकृति में, किसी व्यक्ति में कफ का प्राधान्य ज़्यादा हो सकता है, किसी में वात का प्राधान्य ज़्यादा हो सकता है, किसी में वात और पित्त का प्राधान्य ज़्यादा हो सकता है, कफ का कम हो सकता है। इन सब के प्राधान्य के हिसाब से प्रकृति तय होती है, और ये जो प्रकृति तय होती है, ये उस व्यक्ति के लिए वो नॉर्मल स्टेज होती है।
हम ये नहीं कह सकते कि वात इतना परसेंट होना चाहिए, कफ इतना परसेंट होना चाहिए, पित्त इतना परसेंट होना चाहिए तो नॉर्मल है। ये हर व्यक्ति के हिसाब से हर पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र करता है और उसके हिसाब से वो नॉर्मल वहाँ पे जाने लगता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमारे एक घर में अगर हम देखते हैं तो 5 लोग अगर अपन पकड़ते हैं कि हस्बैंड-वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, माता-पिता हैं, जो भी है घर में, 5-6 लोगों की अगर हम फैमिली देखते हैं तो हर एक व्यक्ति एक सरी का नहीं है। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं तो हम देखते हैं कि एक बच्चा बहुत ही शांत रहता है, एक जगह पे बैठा रहता है और एक बहुत हाइपर एक्टिव रहता है। इतना एक्टिव रहता है कि उसको बार-बार पकड़-पकड़ के बिठाना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कंटीन्यूअसली नई-नई चीज़ें करते रहते हैं, नई-नई चीज़ों पे ध्यान देते रहते हैं, कंटीन्यूअस हिलते रहेंगे, इधर से उधर जाते रहेंगे, एक-एक को चेंज करते रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो एक ही जगह पर शांत बैठे रहेंगे। तो ये डिफरेंसेस क्यों आता है? बहुत से माता-पिता कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है। बहुत से माता-पिता कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि ये बहुत आलसी है, बहुत सुस्त है। ये सब उस प्रकृति के हिसाब से डिपेंड होता है। जैसे कफ प्रकृति अगर आप देखेंगे, तो कफ की प्राधान्यता शरीर में आती है। कफ ये पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होता है, जिसमें स्थिरता ये मुख्यतः गुण होता है, जिसमें आलस ज़्यादा आने की या जल्दी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से इस प्रकृति में मुख्यतः स्थिरता ये गुण बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये प्रकृति के व्यक्ति में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को कंसिस्टेंटली करने का इस प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा। जो भी व्यक्ति कंसिस्टेंट है, आप अगर देखेंगे उसका प्रकृति का एनालिसिस करेंगे तो उसमें पित्त कफ का अनुबंध कंपैरेटिवली पित्त और वात से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाता है। सिवाय इस ऐसे बच्चों में थोड़ा बहुत डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले रहते हैं। जैसे मान लो 6 महीने में जितना डेवलप होना चाहिए वो साढ़े 6 महीने में या 7 महीने में कभी-कभी होता है। उनका एज थोड़ा-सा उनको कम दिखेगा। बहुत सारे लक्षण इस प्रकृति के हिसाब से दिए गए हैं, वो सब आप डिटेल्स भी जान सकते हैं। बहुत सारे अभी नेट्स पे बहुत सारे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसको कर रहे हैं। आप कहीं पे भी जा कर के इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें तो मैं आपको अभी यहीं पे बताने ही वाला हूँ। जैसे कफ प्रकृति की हम बात कर रहे थे, कफ प्रकृति के व्यक्ति स्थिर स्वभाव के, शांत स्वभाव के रहते हैं। इसके अपोज़िट रहता है वात प्रकृति के व्यक्ति। वात प्रकृति के व्यक्ति बिल्कुल हाइपर एक्टिव रहेंगे। आप 2 बच्चों को बोल दो जाओ दुकान से ये सामान लेके आओ, एक बच्चा जाके आएगा उतने समय में दूसरे बच्चे के डेढ़ चक्कर हो जाएँगे, 2 बार जाके आ जाएगा। तो क्यों होता है? क्योंकि उसकी गति ज़्यादा है। गति ये लक्षण वात का है, वायु का है। तो वात प्रधानता जिस प्रकृति में आती है उसमें ऑब्वियसली गति ज़्यादा रहेगी, अनस्टेबल ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, ज़्यादा वो कंसिस्टेंटली सीखते रहेगा। दोनों बच्चों को हम एक ही किताब पढ़ाते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि मछली को बोलेंगे पेड़ पे चढ़, बंदर को बोलेंगे पेड़ पे चढ़। अब जो चढ़ नहीं पाता है वो कैसे चढ़ेगा? उसको तुम कैसे कॉम्पीट कर पाओगे? कफ प्रकृति के व्यक्ति को आप बोल सकते हो एक जगह बैठ करके तू पढ़ाई कर। वात प्रकृति के व्यक्ति एक जगह बैठ करके पढ़ाई करना थोड़ा कठिन है। उसको अलग टाइप से आपको सिखाना पड़ेगा जिससे कि उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो उतनी ही चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली कर सके। वैसे ही डिफ़र होता है जैसे हस्बैंड-वाइफ है। वाइफ़ बोलती है मेरा हस्बैंड दिन भर बैठे ही रहता है। हस्बैंड बोलता है ये कितना शांति नहीं बैठती, बिल्कुल मेहनत करते रहती है, घूमते रहती है, दिन भर ये करते रहती है, मेरे पीछे लगती रहती है। तो इसकी वजह से फैमिली क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस थोड़ा-सा डेवलप होने लगता है और ये स्ट्रेस डेवलप होने का कारण क्या होता है? हम एक-दूसरे की प्रकृति नहीं समझ पाए। हो सकता है वाइफ़ वात प्रकृति की हो, तो उसकी वजह से उसमें थॉट प्रोसेस ज़्यादा एक्टिव रहेगी, वो ज़्यादा एक्टिवली बात करते रहेगी, हर चीज़ वो फ़ास्ट करने की कोशिश करेगी, उसमें गड़बड़ी में कुछ उससे गलतियाँ भी होंगी। अपोज़िट अगर आप जाएँगे तो जो हस्बैंड है वो कफ प्रकृति का अगर है तो वो स्थिर रहेगा, एक जगह बैठा रहेगा, थोड़ा आलसी स्वभाव सा हमको दिखता रहेगा। ज़रूरी नहीं है वो आलसी होना चाहिए, लेकिन उसमें वैसा दिख सकता है अपने को कि ये प्रोसेसर थोड़ा स्लो है। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसका प्रोसेसर है। पुराने ज़माने का जो मोबाइल और कंप्यूटर आता था, उसका प्रोसेसर बहुत स्लो होता था। अभी के थोड़े फ़ास्ट होने लगे हैं। तो इसके हिसाब से भी आप उसको समझ सकते हो, इन दोनों में डिफरेंसेस। तीसरा प्रकृति होता है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति यानी थोड़ा-सा आप उसको बोल सकते हो कि ये परफेक्शनिस्ट टाइप का थोड़ा-सा होता है। आपको परफेक्शन इस व्यक्ति को हमेशा लगता है। जैसे ये चीज़ ऐसी की तो उसमें से छोटी-छोटी गलतियाँ निकालना या फिर रूम को एकदम नीट एंड क्लीन रखना, हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखना, खुद की चीज़ें नीट एंड क्लीन रखना, कपड़ों से लेकर के, बेडशीट से लेकर के हर चीज़ उनको नीट एंड क्लीन चाहिए होती है। ये सब मेंटेन करने की जो प्रवृत्ति हर इंसान में आती है, वो पित्त की वजह से आती है।
अब ये होते हर व्यक्ति में हैं। हर व्यक्ति में आपको वात के कुछ लक्षण दिखेंगे, पित्त के कुछ लक्षण दिखेंगे, कफ के कुछ लक्षण दिखेंगे। हर व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से इन तीनों में से किसी न किसी गुण का इस्तेमाल करता है, उसके हिसाब से उसका एक्ट करता है। सवाल ये आता है, अब ये अगर तीनों में है, तो इसकी बीमारियाँ क्यों खड़ी होती हैं? जैसे हम बोलते हैं वात की बीमारी है, जैसे जोड़ों में दर्द है, ये है, वो। हम बोलते हैं वात की बीमारी हो गई। वात की बीमारी हो गई यानी एग्ज़ैक्टली क्या हुआ? एक आदमी को सर्दी-ज़ुकाम बार-बार हो जाता है, नौसिया हो जाता है, या वोमिटिंग सेंसेशन होता होता है, या पित्त बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं ये पित्त की बीमारी इसको हो गई। अब ये तो उसका प्राकृत घटक है, तो फिर उसको बीमारी कैसे हो गई उसकी? हम ये कैसे बोल सकते हैं कि इसकी बीमारी हो गई? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। जैसे हम सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी में हर मटेरियल हम डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, तीखा डाल रहे हैं। तीखा अगर ज़्यादा हो गया तो उसके गुण सब्ज़ी में ज़्यादा दिखेंगे, तो हम बोलेंगे सब्ज़ी तीखी हो गई। तीखी कैसे हो गई? तीखा तो उसका नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन वो प्रमाण से ज़्यादा हो गया। जितना उसमें होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया। अब कुछ सब्जियों में हम तीखा डालते ही नहीं हैं, बहुत ही कम डालते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ये सब्ज़ी बिना तीखे वाली है, नहीं उसमें है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, हमको पता नहीं चलता। कुछ चीज़ों में मीठा ज़्यादा होता है, कुछ चीज़ों में तीखा ज़्यादा होता है। वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ प्रकृति में कफ ज़्यादा होता है, कुछ प्रकृति में पित्त ज़्यादा होता है, कुछ प्रकृति में वात ज़्यादा होता है, कुछ में इनका कॉम्बिनेशन होता है। इनके हिसाब से 8 टाइप्स की प्रकृतियाँ बनती हैं, जिसमें कफज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, वातज प्रकृति, कफ-वातज प्रकृति, कफ-पित्तज प्रकृति, पित्त-वातज प्रकृति। ये अगर हम समझ लेते हैं, 8 टाइप्स की प्रकृतियाँ, तीनों दोषों की मिला करके एक प्रकृति बनती है, ठीक है? तो इन टाइप से अगर हम इन प्रकृतियों को समझ लेते हैं, तो हम हमारे बॉडी का यूज़ कैसे करना है, वो हम समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कफ के जो लक्षण हैं, कफ के लक्षण है उसमें स्थिरता है, गुरुता है, इसमें पृथ्वी और जल हमको ज़्यादा चाहिए है, या बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। ये अगर रहेगा, ये अगर गुणधर्म है, तो प्रकृति उसकी कफ की है। पित्त के लिए हीट हम उसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, बॉडी में हीट ज़्यादा है, बाहर से हीट ज़्यादा मिल रही है, तो बॉडी में हीट बढ़ेगी। किसी भी कारण से बॉडी में हीट ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं ये पित्त प्रकृति है या उष्ण प्रकृति है। तीसरी प्रकृति आती है वात प्रकृति। वात प्रकृति में गति ज़्यादा है, चंचलता ज़्यादा है, अस्थिरता ज़्यादा है। तो ये वात प्रकृति का कुछ सिम्पटम्स है, इसके हिसाब से हम डायग्नोज़ कर सकते हैं कि इसकी प्रकृति, हम तीनों के अगर गुण निकाल लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमको समझ में आता है कि इसकी प्रकृति पित्त-वातज है, इसकी प्रकृति वात-कफज है। यानी उसमें पित्त और वात का प्राधान्य ज़्यादा है। अब ये अगर प्राधान्य हमारे शरीर में ज़्यादा है, तो इसके प्रमाण को मेंटेन करना है। इसका प्रमाण जब भी डिस्टर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं बीमारी उत्पन्न हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, कफ का प्राधान्य अगर बढ़ेगा, तो स्पेसिफिक कुछ बीमारियों का बन जाएगा, जिसको कफज विकार बोला है। अब वो होना चाहिए मान लो 40%, अब है 45%, तो कम मात्रा में बढ़ा है, कम बीमारियाँ आएँगी। अभी अगर 80% हो गया तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आएँगी, फिर वो निमोनिया की तरफ जा सकता है, किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। जहाँ-जहाँ वो कफ जाएगा, वहाँ-वहाँ जाकर के बीमारी उत्पन्न करेगा। थोड़ा-सा ही प्रमाण ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? थोड़ा-सा प्रमाण बढ़ने की वजह से थोड़ी-सी बीमारी होगी, सादा सर्दी-जुकाम हो जाएगा, जो 2-3 दिन में नॉर्मली आप उपवास करेंगे, कम खाएँगे, गर्म चीज़ें खाएँगे, कफ की दवाई लेंगे तो तुरंत कम भी हो जाएगा। लेकिन वही अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है, तो आपको ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। फिर ज़्यादा कीचड़ जमा होने की वजह से, ज़्यादा कफ जमा होने की वजह से फिर वहाँ पे कृमि उत्पन्न होने लगेंगे, फिर कृमिज रोग, फिर अलग-अलग इन्फेक्शंस, पेट में कृमि है, रक्त में कृमि है, ऐसे अलग-अलग इन्फेक्शंस भी वहाँ पे होने लगेंगे। तो इनका अगर हम प्रादुर्भाव रोकना चाहते हैं, या हमारे शरीर में उत्पन्न हुए डायबिटीज़ है, बीपी है, हाइपरटेंशन, इसको अगर हम रोकना चाहते हैं, तो बेटर वे है अपनी प्रकृति को हम अगर समझ लेते हैं, और इसके हिसाब से अगर हम हमारे बॉडी का मेंटेनेंस रखते हैं, और सिंपल है, हमारा शरीर हमको बताता है हमें क्या करना है। हम हमारे शरीर का बहुत सी बार नहीं सुन पाते। क्या होता है, हम कहीं तो भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पढ़ते हैं, सुबह उठ कर के पानी पीना है। अब हम उठेंगे 9 बजे और लोटा भर पानी पिएँगे, क्या फ़ायदा? सही मायने में बोला है, सुबह जब आप उठते हो, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, यानी सूर्योदय के पहले आपको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, 1.5 घंटा पहले उठना है। उतने सुबह उठने के बाद आपको थोड़ा मात्रा में पानी लेना है, ताकि फ्लश आउट हो सके, हमारा पेट खाली हो सके, वो भी कम मात्रा में। लोटा भर पानी नहीं लेना है, आधा ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, इतना नहीं लेना है। आधा ग्लास बहुत हो गया, 1 ग्लास, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो इतना अगर हम लेते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा बॉडी फ्लश आउट होने लगता है। उसके बाद जो हम एक्सरसाइज़ करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे बॉडी में हीट उत्पन्न होती है, पैदा होती है। वो गर्मी जो पैदा हो रही है, वो गर्मी को कम करने के लिए वो पानी हमको मदद करेगा।
और हम सुबह अगर उठ ही रहे हैं सूर्योदय के बाद, तो वो तो मतलब ही नहीं पानी लेकर के, क्योंकि पेट तो सुबह-सुबह साफ होना चाहिए, बाद में पानी लेकर के फ़ायदा नहीं। वो ना पेट साफ होगा, ना डाइजेशन को वो सही रहेगा, वो डाइजेशन को भी विकृत करेगा। तो ऐसे कुछ नियम्स होते हैं, जिसको हम जैसे मान लो हमने गाड़ी लिया, तो गाड़ी हम रोज़ चला रहे हैं, गाड़ी रोज़ चलाते समय हम रोज़ उसमें पेट्रोल डालेंगे, रेगुलरली उसकी हवा चेक करेंगे, ये हो गया हमारा डेली शेड्यूल जो हमको करना है। रोज़ गाड़ी को कवर लगाना है, रोज़ गाड़ी को धोना है, रोज़ गाड़ी को साफ़ करना है, उसमें हवा चेक करना है, उसमें पेट्रोल चेक करना है, तो हमारी गाड़ी प्रॉपरली परफेक्ट मेंटेनेंस देगी। साथ ही साथ इतना सब करने के बाद हमको उसकी रेगुलर सर्विसिंग भी कराना है। उसकी व्हील व्हील अलाइनमेंट हमको पीरियोडिकली कराना है, उसकी सर्विस हमको पीरियोडिकली करना है, उसका ऑयल चेंज हमको पीरियोडिकली करना है। ये जो पीरियोडिकली करने वाली चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं ऋतु शोधन या ऋतु में की हुई चीज़ें। तो हमारे बॉडी को प्रकृति के हिसाब से ये सब थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन एक 90% लोगों को ये करीब-करीब सेम रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट में जैसे नागपुर का एनवायरनमेंट अगर हम देखते हैं, तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है और ठंड भी उतनी ही है, जितना टेम्परेचर है उतनी ठंड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, जो माइनस में टेम्परेचर चला जाए इतना नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई जाता है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत कम रहती है बहुत सी बार, कम ही समय ऐसा रहता है जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो इस देश को हम बोलते हैं साधारण देश। यहाँ पे ना दलदल वाला कुछ है, ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा पानी है, ऐसा भी कुछ नहीं है, और बहुत रेगिस्तान जैसा एकदम ड्राइनेस है एनवायरनमेंट में, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये प्रकृति के हिसाब से 3 टाइप के देश बताए हैं, जिसमें हमारा देश जो आता है ये साधारण देश में आता है। दूसरा होता है आनुक देश, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ का ऑब्वियसली दिनचर्या थोड़ा चेंज होगा, हमारे यहाँ का दिनचर्या थोड़ा चेंज होगा। तीसरा एक होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जैसे रेगिस्तान में होता है, जहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी करीब-करीब ज़ीरो के पास चल जाने लगती है, बहुत कम ह्यूमिडिटी वहाँ पे रहती है। मॉइस्चर एयर में बिल्कुल भी नहीं रहता है, बहुत ड्राई एयर रहती है, जैसे रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है? उसको जंगल देश कहा गया है। तो ये जो हमारा है, ये साधारण देश है, ये शास्त्रों में वर्णन है, आयुर्वेद में जो वर्णन है। साधारण देश में हमारी प्रकृति चाहे वात पित्त कफ, चाहे इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी प्रकृति की बने, एक 80 टू 90% हमारा दिनचर्या शेड्यूल सेम रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ बताया था, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने के लिए बताया है। ब्रह्म मुहूर्त पे ही उठने के लिए क्यों बताया है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, मान लो हम 10 बजे उठते हैं, तो हमारे बॉडी को काम करने में बहुत समय लगता है, बहुत डिले होता है। और हम जब सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आप ऑब्जर्व करना, जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली फास्ट वर्किंग में आती है, जब हम लेट उठते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली लेट वर्किंग में जाती है। तो सुबह उठने का इतना महत्व क्यों है? इसके 2-3 कारण हैं। एक, सुबह-सुबह वायु का काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो बताया है वायु का काल है, वायु का काल है, तो वायु का काम है गति देना। अब इस समय अगर हम उठेंगे तो ये पूरे शरीर को गति देगा। शरीर को गति देगा तो शरीर की पूरी फिजियोलॉजी नॉर्मल चलेगी। फिजियोलॉजी नॉर्मल चलेगी, सुबह-सुबह पेट साफ होगा, डाइजेस्टिव जूस अच्छे से सीक्रेट होने लगेंगे, हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण होता है, हमारे बॉडी का जो संचालन होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम से चलता है। हार्मोनल सिस्टम से काफ़ी सारा कंट्रोलिंग हमारा चलता है, और करीब-करीब 27 टाइप्स के हार्मोन्स हमारे यहाँ से सीक्रेट होते हैं, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। दोनों आँखों के पीछे में जो आता है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्रॉस होती है, उसे ऑप्टिक चाइज़्मा कहते हैं। वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस और थैलेमस होते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटर्स होते हैं, स्लीप का सेंटर होता है, टच का सेंटर होता है, टेम्परेचर का सेंटर होता है, वाटर बैलेंस का सेंटर होता है। हमारे बॉडी में कौन-सा हार्मोन कितना सीक्रेट होना चाहिए, इन सब का सेंटर्स यहाँ पे होता है, और ये एक्टिवेट होता है सुबह सूर्योदय के समय। उसके पहले अगर हम उठते हैं और हमारे बॉडी को एक्टिव रखते हैं, तो जैसे ही सूर्योदय होगा ये सब हार्मोन सीक्रेट होंगे, और हार्मोन सीक्रेट होते ही ये ब्लड में जाएँगे और पूरे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू घूमने लगेंगे। दिक्कत ये होती है कि हम जब तक हम जागेंगे ही नहीं, तो वो सेंटर्स को पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी में कौन-सा क्या चीज़ है। जब हम सुबह जल्दी उठ करके हमारा पेट साफ हुआ रहेगा, डाइजेशन हमारा प्रॉपरली होने लगेगा, पेट खाली होने की वजह से वायु को से गति मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा, फिर हम व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो ऑब्वियसली बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। फिर सूर्योदय होने के बाद में जब ये हार्मोन सीक्रेट होंगे, तो ये फास्ट पूरे शरीर में घूमेंगे। फास्ट पूरे शरीर में घूमेंगे तो पूरे बॉडी की फिजियोलॉजी नॉर्मल चलेगी। अब हमारी शुरुआत ही गलत होती है।
हम उठते हैं 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो दिक्कत हो जाती है। सूर्योदय के बाद उठेंगे तो ये सिक्रेशन हो जाएगा अपने हिसाब से, जो बॉडी ने पुरानी मेमोरी के हिसाब से सिक्रेट करके रखा है। अब आज कितना ज़रूरी है ये तो उसको पता ही नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि सर्कुलेशन ही नहीं है, और सिक्रेट होने के बाद भी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी सोई हुई है। बॉडी सोई होने की वजह से ये सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं होंगे, तो जो पेट में एसिड सिक्रेट होना चाहिए था वो लेट सिक्रेट होगा, जो एड्रेनालिन ग्लैंड से सिक्रेट होना चाहिए था वो लेट सिक्रेट होगा। हमारे अदर्स जो ग्लैंड्स हैं, हमारा पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला है, तो वो अदर ग्लैंड्स को मास्टर ही कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। वही प्रॉपरली उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आगे पूरा गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा, फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस, फिर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, इसके जैसी बीमारियां धीरे 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 कुछ सालों में आने लगती है। कम दिन का रहेगा तो सिंपल सिंपल दिन भर हेवीनेस लगेगा, डिप्रेस टाइप लगेगा, उठने की इच्छा नहीं होगी या भारीपन सा लगेगा, अनईजी लगेगा, इतना ही चेंज आएगा। लेकिन यही अगर कुछ दिन कंटिन्यू होता है तो फिर बॉडी में उसके सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, फिर हमारा बॉडी हेवी होने लगता है, शरीर में लिथार्जी आने लगती है, फिर हमारा बॉडी में जोड़ों में जकड़न आने लगती है, फिर धीरे धीरे जॉइंट पेन, और धीरे 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 हमारा ओबेसिटी बढ़ने लगता है, पेट बढ़ने लगता है, फिर फैट कंजम्पशन बॉडी में कम होने लगता है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे ये लॉन्ग टर्म जैसे जैसे जाएगा, जितना लंबा जाएगा उतनी बड़ी बीमारी खड़ी करेगा। 10-15 साल, 20 साल अगर ये हमारी आदत रहेगी तो धीरे धीरे ये डायबिटीज़ की तरफ जाएगा। ये अगर हमको ख़त्म करना है तो बेटर है आप सुबह जल्दी उठो। इसी श्लोक में वर्णन करते समय वाग्भटाचार्य ने ये भी बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठने से आयुष्य बढ़ता है, यानी हमारा जो जीवन का माप है वो बढ़ता है, मापदंड बढ़ता है। तो कैसे बढ़ेगा? ऑब्वियसली बॉडी का गति अच्छा रहेगा, मेंटेनेंस अच्छा रहेगा तो बॉडी ज़्यादा दिन चलेगी। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस गाड़ी का रखेंगे तो प्रॉपर गाड़ी चलेगी। फिर सुबह उठने के बाद मुख मार्जन, शौच, पेट साफ होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। उसके बाद में फिर हमको दंत धावन करना है, ब्रश करना है। दंत धावन में हम अलग-अलग दातून पहले इस्तेमाल करते थे। दातून इस्तेमाल करते समय फिर दाँतों को, मसूड़ों को अच्छे से साफ करना, फिर जीवा को साफ करना। उसके बाद में फिर गंडूश कवल धारण बोला था। जैसे मेडिकेटेड ऑयल है या मेडिकेटेड कोई भी काढ़ा हम ले सकते हैं। सबसे सिंपल है, आप सादा तीली का तेल लो, 3 चम्मच तीली का तेल मुँह में पकड़ो, 3 मिनट तक रखो, बाद में उसको निकालो, सादे कुनकुने पानी से कुल्ला करो। हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत जल्दी एक्टिव होगा। सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव होगा तो डाइजेशन बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन होगा। ऐसा बहुत से साइंटिस्ट लोगों का स्टडी में आया है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे सलाइवा में डाइजेशन शुरू होना चाहिए। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का अगर सलाइवा में डाइजेशन सीक्रेट होना चालू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है वो अपने आप अच्छा होने लगता है और डायबिटीज़ से हम फ्री हो सकते हैं, उसको रिवर्स भी ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया है। तो ये हमारे शास्त्र में पहले से वर्णित था। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में फिर नस से बोला है, नाक में 2-2 बूँद तेल डालने को या घी डालने को, या फिर कोई भी मेडिकेटेड काढ़ा प्रकृति के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। सिंपल है, कफ प्रकृति है आप तिल्ली का तेल यूज़ करो, वात प्रकृति है आप तिल्ली का तेल यूज़ करो, नो डाउट चल जाएगा। पित्त प्रकृति है तो इसको थोड़ा-सा अलग सोचना पड़ता है क्योंकि ये दोनों के करीबन गुण एक जैसे हैं। पित्त के गुण थोड़े अलग होते हैं, यानी बेसिक कंपोनेंट ही हीट उसमें ज़्यादा है, तो उसको आपको ठंडी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसमें आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं या घी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने स्नेहन बताया है, अभ्यंग बताया है, व्यायाम बताया है। स्नेहन करना है, पूरे बॉडी में आपको ऑयल की मसाज करनी है। डेली नहीं कर सकते, कम से कम हफ्ते में 1 बार हम कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार भी अगर हम बॉडी को ऑयल लगाते हैं तो हमको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी प्रकार का मॉइस्चराइज़र बॉडी में कोई भी केमिकल ही है, उससे अच्छा आप सीधा तेल लगाओ। नॉर्मल तेल अगर आप कोई भी लगाते हो, बाद में थोड़ी देर बाद नहा भी लेते हो, तो भी आपका बॉडी काफ़ी हद तक अच्छा आपका स्किन रहेगा, स्किन का ग्लोइंग बहुत अच्छा रहेगा। ये हमने खुद भी ट्राई किया है, आप भी करके देख सकते हो। इसके बाद आँखों में काजल लगाने का विधि भी बताया है, जिससे आँखों की रोशनी अच्छी रहती है, आँखों से कफ पूरा निकल जाता है। अब इसमें प्रकृति के हिसाब से आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, जिसको हीट का प्रॉब्लम है, वो गुलाब जल लगाए या गुलाब जल से आँखों को साफ करें। जिसको कफ की ज़्यादा शिकायत है, वो अंजन लगा सकता है। सूरमा जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार कान को साफ करना चाहिए, कान में तेल डालना चाहिए। उसके बाद अभ्यंग अभ्यंग स्नान जो हम करते हैं, जैसे उपटन लगाते हैं, दिवाली में पहले लगाते थे। अभी तो दिवाली में ही लगाते हैं, पहले रोज़ लगाते थे। ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद चंदन का टीका लगाते हैं, तो उससे एक गंध आता है। तो गंध गुण जब आता है, तो गंध गुण की वजह से मन शांत होता है, क्योंकि गंध गुण ये पृथ्वी गुण का प्रतीक होता है, पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है। पृथ्वी और जल से मिल करके बनता है
कफ, कफ से शरीर को स्थिरता आएगी, मन को स्थिरता आएगी। मन को स्थिरता लाने के लिए कफ जरूरी है। तमोगुण बढ़ रहा है तो हमको कफ को बैलेंस करना है, उसको कम करना है। ऑब्वियसली वहां पे हमको गति ज्यादा करना है, वहां पे हमको व्यायाम करना है। अब उसके बाद फिर आगे का, उसके बाद जब हमको भूख लगती है तब हमको खाना खाना है, जब भूख नहीं है तब हमको खाना नहीं खाना है। हमको वेट करना है कि भूख हमको लगे, अच्छे से भूख लगने लगेगी, उसके बाद हम खाना खाएं। खाना कितना खाना है, तो भूख से थोड़ा कम। हमारे पेट का ऑब्वियसली हमको 3 हिस्से करना है। जैसे मान लो मिक्सर है, मिक्सर का इतना बर्तन है, तो हम उसको फुल नहीं भरते कभी भी। उसमें एक पार्ट हम खाली छोड़ते हैं ऊपर का। क्यों खाली छोड़ते हैं? ताकि अंदर का मटेरियल अच्छे से घूम सके। सेम हमारे पेट में होता है। हमारे पेट को हम खाना खाते समय अगर फुल भर लेंगे तो क्या होगा, उसको मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। जगह नहीं बचेगी तो वहाँ पे डाइजेशन कैसे होगा, वहाँ पे मिक्स कैसे होगा, वो जूसेस कैसे मिक्स होंगे? डाइजेशन नहीं होगा तो खाया हुआ शरीर को नहीं लगेगा, फिर दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन होगा। और ये प्रोसेस बहुत दिन चलने की वजह से आगे आगे शरीर कमजोर होते जाएगा, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। और जो इनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी में जमा है वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होते जाएगा, शरीर बढ़ते जाएगा, लेकिन कमजोर होते जाएगा, अंदर से खोखला हो जाएगा। तो हमें लगेगा कि हमारा शरीर तो हेल्दी है, लेकिन हम देखेंगे कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ा सा एक दिन कूलर में रह गए तो जुकाम हो जाएगा, एक दिन धूप में चले गए तो धूप लग जाएगी। क्यों? हमारा शरीर कमजोर हो गया है, क्योंकि वो फैट बढ़ते जा रहा है। और जो घटक बॉडी में बढ़ने चाहिए, जो 7 धातु बढ़ने चाहिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु नहीं बढ़ रहे हैं। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं है, प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हुआ है। प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं होगा तो वो पार्ट उस चीज़ को नहीं मिलेगा खाने के लिए जितना उसको ज़रूरी है। जितना हड्डियों को कैल्शियम ज़रूरी है हमारे खाने में जाता है, लेकिन हमारी हड्डियाँ ले नहीं पाती। तो कैल्शियम की गोलियाँ लेने से थोड़ी होगा, वहाँ पे हमको डाइजेशन ठीक करना पड़ेगा। तो सिंपल है, जब भूख लगेगी तब आप खाना खाइए। जब आप खाना खा रहे हैं तब आप थोड़ा खाना खाइए, भूख से थोड़ा कम खाइए। आपको थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, 4-5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, तब आप फिर से खाना आपको खाना ही है। प्रिफरेबली दो खाने के बीच में 6 से 7 घंटे की गैप चाहिए, आइडियली होना चाहिए। प्रैक्टिकली अभी हम दिन भर घर पे रहते हैं तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऐसा ना करें। इसकी बजाय आप भूख लगने के बाद खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, भूख से थोड़ा कम खाइए, भूख लगने पे खाइए। सबसे आइडियल रहेगा दिन में 2 बार आप खाना खाइए। 2 बार आप खाना खाने के बाद तीसरी बार अगर आपको भूख लगती है, जैसे मान लो दोपहर में आपको खाना खा लिया, 3-4 बजे अगर आपको भूख लग रही है तो उस समय आप एक आधा फल खा सकते हैं, फिर शाम का खाना खा सकते हैं। इसमें दिनचर्या में आगे आप जाएंगे तो दिन में सोना वर्ज्य बताया है, दिन में नहीं सोने को बोला है। दिन भर अपने आप को किसी ना किसी काम में रखने को बोला है। पानी पीने का एक नियम यहाँ पे बहुत क्रूशियल आता है कि हम बोलते हैं दिन भर में बहुत ज़्यादा पानी बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा पानी पीना है, या पानी पीने से शरीर का फ्लश आउट अच्छा रहता है, टेम्परेचर अच्छा रहता है, वो रहता है। सब सब ठीक है, सब नियम अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। सबसे सिंपल है, आपके शरीर को पचाना है तो आपके शरीर ने डिमांड करनी चाहिए, आपके बॉडी ने डिमांड करनी चाहिए। जब आपका बॉडी डिमांड करेगा तब आप पानी पीजिए। जब आपका बॉडी डिमांड करेगा तब आप 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप धूप में घूम रहे हैं, हेवी वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना जा रहा है, बार बार प्यास लगेगी, बार बार पानी पीजिए। आप कम भूख लग रही है, आपको प्यास नहीं लग रही है, आप दिन भर एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, फिर भी आप पानी पीते जा रहे हो, तो शरीर फूलेगा, फैट बढ़ते जाएगा। क्योंकि जो भी इनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो अनयूज्ड मटेरियल है, वो बॉडी के स्टोर हाउस में जाएगा, और बॉडी का स्टोर हाउस ये फैट है। फैट बढ़ेगा तो और बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारियां बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्रॉनिक डिसीजेस की तरफ हम जाने लगेंगे। इन्फेक्शन तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि बॉडी की प्रतिकार क्षमता ही खत्म हो रही है। 7 धातु ही नहीं बन रहे तो शरीर का नॉर्मल संगठन ही नहीं है, तो प्रतिकार क्षमता कहाँ से बनेगी? वो डिफेंस मैकेनिज्म तो बनेगा ही नहीं। लेकिन जो है वो भी खोखला होते जाएगा, जो है वो भी डिजनरेट होते जाएगा, क्योंकि डे बाय डे हमारा बॉडी डिजनरेट हो रहा है, डे बाय डे हमारा बॉडी रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो रिकंस्ट्रक्ट होने के लिए ये प्रोसेसेस बहुत जरूरी है। इसको अंडर हेडिंग दिनचर्या हम देखते हैं। अब इसमें एक पार्ट आता है संध्या काल की, जो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, या संध्या काल के समय में हमें जो करना चाहिए, या रात्रि के समय में हमें क्या करना चाहिए, उसको रात्रिचर्या के हेडिंग में डाला गया है। तो रात्रि ये सोने के लिए आती है। देखा गया है कि रात के समय में हमको वैसे भी नेचुरली नींद आती है। बहुत से लोगों को नहीं आती, वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसको सॉल्व करने के बाद धीरे धीरे आने लगेगी। जिन लोगों को नहीं आती है वो एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्रिफरेबली दिन भर ना सोए, सुबह जल्दी उठें,
धीरे धीरे कुछ दिनों में आपको रात में नींद आना चालू हो जाएगी। रात में नींद ना आने का एक कारण होता है बॉडी में हीट ज़्यादा होना या हमारे थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना। तो हमारे थॉट प्रोसेस को अगर हम कम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं या फिर ये जो प्रोसेसेस बताए हैं, नस्य है, गंडूश है, कवल धारण है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 3 चम्मच तेल मुँह में पकड़ के रखना है, बाद में निकाल करके कुल्ला करना है ब्रश होने के बाद, नाक में तेल या घी का इस्तेमाल करना है, आँख में अंजन लगाना है। दिन में 3 बार अगर आप नस्य करते हैं, नाक में तेल डालते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, रात की नींद भी अच्छी आना चालू हो जाएगी। इससे पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है, हार्मोनल बैलेंसिंग जल्दी आने लगता है। हार्मोनल बैलेंसिंग आने की वजह से धीरे-धीरे नींद आने लगी है, ये भी काफ़ी सारे लोगों में पाया गया है। खाने का समय आप जल्दी कर लेंगे, शाम का खाना जल्दी खाएँगे, 6-7 बजे, 8 बजे के 7 बजे के करीबन अगर आप खाना खाते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, सुबह-सुबह पेट साफ़ भी होता है, बॉडी की फिज़ियोलॉजी आने लगती है और कुछ दिनों में आप पाएँगे कि आपको नींद आना जल्दी शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे जल्दी नींद आना आपको काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। रात को सोने से पहले हमें क्या करना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रात को सोने से पहले बहुत से लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं या अ, कोई भी देखते हैं, उसमें भी प्रेफ़रेबली पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा रखो और पेस स्लो करने वाली चीज़ें अगर ज़्यादा रहती है तो जल्दी नींद आती है। जैसे हम मान लो कोई ज़्यादा हमारे ब्रेन को काम करने लगाने वाली चीज़ें हैं, जैसे स्टडी हम रात को कर रहे हैं, तो उससे रात की नींद 100% डिस्टर्ब होने वाली है क्योंकि यहाँ वहाँ पे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आँखों को रोशनी दिखते रहेगी तो हमारे ब्रेन को संदेश जाएगा अभी दिन है, अभी सो मत। अब ये अगर संदेशा जाएगा तो स्लीप हार्मोन सीक्रेट ही नहीं होंगे। स्लीप हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली स्लीप वहाँ पे डिस्टर्ब होने वाली है। स्लीप हार्मोन अगर हमको सीक्रेट करना है तो हमको शाम के समय में स्टडी कम करके थोड़ा-सा पेस स्लो करने वाली चीज़ें, फिर उसमें संध्या वंदन है, प्राणायाम है कुछ, जो पेस स्लो करने वाले हैं, वहाँ पे आप कपालभाति करेंगे तो फिर वही होगा। लेकिन वहाँ पे आप दीर्घ श्वसन कर रहे हैं या कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं या कोई भी ऐसी लेक्चर सुन रहे हैं जिससे मन शांत हो रहा है, मन की गति थोड़ी स्लो हो रही है, पेस स्लो हो रहा है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रात को नींद आने का जो प्रोसेस है कुछ दिनों में आपको उसमें इम्प्रूवमेंट निश्चित दिखेगा। इसके अलावा रात को जल्दी सोना है, रात की जो हमारी स्लीप होती है ये 3 साइकिल में 2-2 घंटे की 1 साइकिल ऐसे 3 साइकिल में कंप्लीट होती है। उसमें की पहली साइकिल जो होती है, इस साइकिल में बॉडी की जो थकान है, जो दिन भर में थकान आई है, बाहर के काम करने से, फिज़िकल काम करने से, मेंटल वर्क करने से, स्ट्रेस से, वो पूरा रिकवर होता है। ये साइकिल मिडनाइट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, तो जल्दी माइंड हमारा उसमें सेट होता है। बॉडी रिलैक्स हो जाता है। फिर सेकंड जो स्लीप होती है उसमें हमारा मन का रिकंस्ट्रक्शन होता है। जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स दिन भर चले हैं या पॉजिटिव थॉट्स चले हैं उसका बैलेंसिंग होता है, हमारा माइंड रिकंस्ट्रक्ट होता है। और जो तीसरी साइकिल होती है, फर्स्ट साइकिल आपकी मिडनाइट के पहले कंप्लीट हो तो सेकंड साइकिल काम करेगी, तो थर्ड साइकिल काम करेगी। आपकी फर्स्ट साइकिल ही अगर मिडनाइट के बाद शुरू हो रही है, तो आगे की 2 साइकिल आपकी काम नहीं करने वाली। अब ऑब्ज़र्व कीजिएगा कभी अगर रात को आप 12-1 बजे, 2 बजे सो रहे हो तो आपको दिन भर सुस्ती आएगी। आपको 10-11 बजे तक नींद आते रहेगी, शाम को भी 4 बजे नींद आएगी, रात को भी आपको सुस्ती रहेगी। फिर आपको रात को 9-10 बजे के बाद ऐसा लगेगा कि अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। विशेष साइकिल में हम अटकते जाते हैं। बहुत सी बार रात को जब हम लेट सोते हैं, रात को लेट सोने के बाद सुबह जब हम लेट उठते हैं, तो लेट उठने के बाद हम विशेष साइकिल में अटक जाते हैं, फिर हम रात को लेट सोते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होता है, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम थोड़ा-सा डिप्रेस्ड फ़ील करने लगते हैं और फिर एंग्ज़ायटी हमारी बढ़ने लगती है क्योंकि वर्कलोड बढ़ने लगता है, प्रोसेसर स्लो हो गया है। प्रोसेसर स्लो हो गया तो काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ेगा तो अति चिंता। चिंता जब बढ़ने लगती है तो फिर से एंग्ज़ायटी बढ़ती है, पेट में एसिड का सिक्रीशन बढ़ता है, एड्रेनालिन का सिक्रीशन बढ़ता है, फिर डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, फिर हीट बढ़ती है, फिर वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीपी आ जाएगा, हाइपरटेंशन आ जाएगा, एक-एक बीमारी उसके बाद में आने लगेगी। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हम कोई भी इन्फेक्शन के लिए भी प्रोन हो जाते हैं, तो उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो दिनचर्या को अगर हम इस हिसाब से अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा उससे फ़र्क पड़ता है। कंक्लूड करेंगे दिनचर्या को हम तो उसमें सबसे पहले है आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद प्रेफ़रेबली कोशिश करें कि सूर्योदय से 1 डेढ़ घंटा पहले अगर हम उठ सकें तो, नहीं तो धीरे-धीरे लाएँ। जैसे मान लो आज आदत है हमको 8 बजे उठने की, कल हम 5 बजे उठेंगे, नहीं जमेगा। आप 15 मिनट पहले आओ। 15-15 मिनट करके 5-5 मिनट करके के आप धीरे-धीरे रिवर्स आओ। कुछ महीने में आपका ये सुबह का शेड्यूल सेट हो जाएगा। सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले पेट साफ़ होना चाहिए। पेट साफ़ होने के बाद में फिर आपको अ, ब्रश करना है, मुँह को साफ़ करना है, दाँत को साफ़ करना है, जीभ को साफ़ करना है,
दातुन आप यूज़ कर सकते हो या कोई भी दंत मंजन आयुर्वेदिक जो भी है आप यूज़ कर सकते हो। अभी मार्केट में भी अवेलेबल है, आप खुद भी बना सकते हो। इसके सबके रेफरेंसेस अवेलेबल है, आप कभी भी रेफरेंसेस ले सकते हो। इसके बाद आपको 3 चम्मच तिली का तेल मुँह में पकड़ के रखना है, जिसको गंडूशल कवर बोलते हैं। पकड़ के रखना है, निकाल देना है, बाद में गुनगुने पानी से या कोई भी काढ़े से आप कुल्ला कर सकते हो। त्रिफला का काढ़ा फॉर रेफरेंस आप ले सकते हो, कुल्ला करने के लिए ऑब्वियसली। उसके बाद आपको नस से करना है, नाक में तेल डालना है। उसके बाद आपको आँख में काजल या सुरमा लगाना है। उसके बाद आपको कान में एक बार तेल डालना है, कान को साफ करना है। फिर पूरे बॉडी को आपको ऑयल लगाना है। फिर आपको व्यायाम करना है। व्यायाम में भी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी ऋतु के हिसाब से चेंजेस आएगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रकृति के हिसाब से अगर हम देखें, तो जिनकी प्रकृति में हीट ज़्यादा है, वो सूर्य भेदन जैसे प्राणायाम ज़्यादा ना करें। जिनकी प्रकृति में वात ज़्यादा है, वो ज़्यादा गति बढ़ाने वाले एक्सरसाइजेस ना करें। जिनके प्रकृति में कफ ज़्यादा है, वो गति बढ़ाने वाले एक्सरसाइजेस करें। जिनके बॉडी में हीट ज़्यादा है, वो हीट कम करने वाले प्राणायाम जैसे शीतली शीतकारी प्राणायाम है, चंद्रभेदन प्राणायाम है, वो ज़्यादातर उसकी प्रैक्टिस करें। तो उससे काफ़ी हद तक बैलेंसिंग होना इन दोषों का शुरू हो जाएगा। और खुद को इतना भी समझता है कि मेरे शरीर में गर्मी ज़्यादा है, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको पित्त की तकलीफ है। आपको ये भी समझ गया कि मेरे बॉडी में ड्राइनेज ज़्यादा है, गति ज़्यादा है, तो मुझ में वात ज़्यादा है, तो उसके लिए आप बैलेंसिंग कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप दिनचर्या में सेट कर सकते हो। वात और कफ के लिए सिंपल है, बॉडी में आपको स्नेह ज़्यादा लगना है, तेल ज़्यादा लगना है मसाज के लिए, तो ये वात प्रकृति को ज़्यादा ऑयल लगेगा। कफ प्रकृति को ऑब्वियसली कम ऑयल लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में स्नेह ज़्यादा है, शरीर ज़्यादा पिएगा नहीं। तो ये आपको उसमें चेंजेस बिल्कुल मिलेंगे। व्यायाम होने के बाद में आपको अभ्यंग करना है। अब अभ्यंग के लिए आप कोई भी मेडिकेटेड जो भी चूर्ण होता है या उसका साबुन बना के आप ले सकते हो। अभी आजकल तो मार्केट में भी अवेलेबल है। मसूर की दाल या पहले जो अपन सबसे सिंपल जो उपटन बनाते थे, वो भी आप पूरे शरीर को लगाए। कुछ भी नहीं मिले, सादा बाजरे का आटा लेके आ गए, वो भी आप पूरे शरीर को लगाए और नहा लिए, तो जो भी ऑयल बेस बचा हुआ है वो सब निकल जाएगा। पोर्स क्लीन हो जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डाइट का मैंने आपको बताया कि प्रकृति के हिसाब से, पेट के हिसाब से थोड़ा एक जगह रिकामी खाली छोड़ के आपको लेना है। पानी का नियम बताया, जब आपको प्यास लगे तब आपको पानी पीना है। एक समय में 2 से 3 घूँट पानी पीना है। ज़्यादा पानी ऑब्वियसली ना पिए। बहुत से लोग बोलते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, प्यास लगे तो 2-3 घूँट पानी पियो, नहीं लगे तो मत पियो। आपका बॉडी डिमांड करेगा तब आप पानी पियो। खाने के बीच-बीच में आप पानी पियो, ऑब्वियसली डाइजेशन में अच्छा रहेगा, लेकिन ग्लास भर पानी एक्सपेक्टेड ही नहीं है, 1 से 2 घूँट। इतना पानी सिर्फ आना चाहिए जितना हमारे हथेली में आता है, एक हाथ के हथेले में। इतना पानी आप एक समय में आपका बॉडी डाइजेस्ट कर सकता है। 2 खाने के बीच में आप प्रेफरेबली 6 से 8 घंटे का गैप रखो। रात के खाने में 12 घंटे का करीबन गैप होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है। सुबह उठने के बाद अगर आपको भूख लगी रही है, तो आप एक आधा फल खा सकते हो, फ्रूट्स आपको ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। दोपहर में अगर आपको भूख लग रही है, तो आप एक आधा फ्रूट ले सकते हो, शरबत ले सकते हो। इसके हिसाब से आप कर सकते हो। ऋतु के हिसाब से अब सेकंड पार्ट अगर हम जाते हैं हमारे बॉडी का मेंटेनेंस के लिए, इतना तो हो गया हमारा डेली मेंटेनेंस जो हमको करना है। हमको प्रॉपर फूड लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर बॉडी को एक्सरसाइज देना है। ये 3 चीज़ें अगर हम प्रॉपरली कर लेते हैं और उसमें भी थोड़ा-सा टाइम शेड्यूल हमारे बॉडी का बना करके, काफ़ी हद तक उसमें फ़ायदा होता है और बहुत सिंपल लाइफ़स्टाइल हम आज के वर्किंग आवर्स में भी कर सकते हैं। अब जो लोगों का शिफ्ट ड्यूटी होता है, उनको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट लगेगा, तो वो आप किसी से भी कंसल्ट करके थोड़ा-सा जो इसके जानकार हैं, उनसे कंसल्ट कर के आप कर सकते हो। बहुत से लोग इसका कंसल्टेशन देते हैं, हमारे यहाँ भी इसका फ्री में हम कंसल्टेशन देते हैं कि हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए, डायबिटीज़ फ्री हम कैसे होने चाहिए, इसके बहुत सारे कंसल्टेशंस हमारे यहाँ भी चलते हैं। आप कभी भी संपर्क करके फ़ोन नंबर से आप ये आपकी लाइफ़स्टाइल सेट कर सकते हो। आपकी लाइफ़स्टाइल सेट हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियाँ आप वैसे ही ठीक हो जाएँगे। इसके बाद आता है ऋतुशोधन। पीरियोडिकली जो हमको गाड़ी की सर्विसिंग करना है, वैसे हमारे बॉडी की कुछ सर्विसिंग करना है। अब जैसे हमने देखा, कान हमको पीरियोडिकली साफ़ करना है, मुँह में हम तीली का तेल लेने वाले हैं, नाक में हम तेल डालने वाले हैं, तो ये ऑटोमैटिकली एक क्लीन होने वाला है। लेकिन पूरे बॉडी की क्लीनिंग नहीं होने वाली है, ऊपर-ऊपर से स्किन की होगी, ऊपर-ऊपर से होगी। इंटरनल जो क्लीनिंग है, इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेदा में बताया है, यौगिक शुद्धि क्रियाओं में बताया है। यौगिक शुद्धि क्रियाओं में आप जैसे नसें करते हैं, वैसे नेति कर सकते हैं। पीरियोडिकली क्लीनिंग के लिए महीने में 1 बार आप नेति करते हो तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। हफ्ते में 2 बार या 1 बार भी कर लेते हैं तो भी काफ़ी अच्छा नेति से फ़ायदा होता है, अंदर का ट्रैक पूरा क्लीन हो जाता है। इसके साथ-साथ धोती जो हम करते हैं, जैसे आयुर्वेद में वमन बताया है, वैसे यौगिक शुद्धि क्रिया में धोती बताया है। जल धोती, वस्त्र धोती वगैरह अलग-अलग उसके प्रकार हैं, वो आप
कहीं पे भी आपके यहाँ पे विद्यापीठ में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उससे भी आप सीख करके वो भी प्रक्रिया पीरियडिकली कर सकते हैं। इसका जो स्पेसिफिक समय होता है, अब जो वमन हम प्रक्रिया करते हैं ये कफ की शुद्धि के लिए है। हमारे बॉडी में साल में एक बार एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कफ का प्रादुर्भाव होता है, वो बढ़ने लगता है। अब ये संचय होते होते इतना बढ़ जाता है कि जैसे ही हीट आती है ये पतला होकर पूरे शरीर में फैलने लगता है। अब जब ये शरीर में फैलता है तो अलग अलग बीमारियां खड़ी करने के लिए बॉडी में एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। फिर इसमें इन्फेक्शन होने लगते हैं, फिर इसमें थ्रोट इन्फेक्शन है, कफ है, सर्दी है, खांसी है। ये बढ़ता है बराबर अभी का जो सीज़न है, जो हम अभी इन्फेक्शियस डिसीज़ का देख रहे हैं, इस सीज़न में ये सबसे ज़्यादा बढ़ता है। और इस सीज़न में अगर इसको ना निकाला जाए तो ये ड्राई होकर के हमारे बॉडी में फंस जाता है, और फिर जब जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब जब ये बीमारी उत्पन्न करेगा, और जितना लेट इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उतनी बड़ी बीमारी ये खड़ी करेगा। फिर हम बोलते हैं इसको सडन एक रात में हार्ट अटैक आ गया। एक रात में नहीं आता, बहुत दिनों से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जमा होते रहता है, गाढ़ा चिपचिपापन कफ जो होता है वो बहुत दिनों से शरीर में जमा होने लगता है। धीरे 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 इतना बढ़ जाता है कि वो हार्ट में फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। अब अगर हम इसको साल में एक बार अगर हम वमन करते हैं, साल में एक बार इसी सीजन में जिसमें ये कफ सबसे ज़्यादा शरीर में मौजूद है, अब इसके बाद ये शरीर में जाकर के फैल करके अपनी अपनी जगह पकड़ के बैठने वाला है, उसी समय अगर हम इसको निकाल देते हैं बाहर, तो क्या होगा, हमारा बॉडी क्लीन हो जाएगा। हमारे बॉडी में कफ का प्रादुर्भाव ज़्यादा नहीं रहेगा, जितना ज़रूरी है उतना ही रहेगा, एक्सेस वाला सब निकल जाएगा, बचा हुआ हमारे बॉडी को क्लीन रखेंगे। ये करते हैं हम वसंत ऋतु में जनरली। तो आप याद रखने के लिए ये रख सकते हो कि संक्रांति के बाद और होली के करीबन आपको वमन करना है। इतना भी अगर आप याद रखते हो तो भी आप घर के घर में कुंजल प्रक्रिया कर सकते हो। नहीं बहुत ज़्यादा कफ लेकिन थोड़ा भी निकले तो भी बॉडी का लोड कम होता है, बाकी का बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी मदद करती है। दूसरी प्रक्रिया आती है विरेचन प्रक्रिया, जिसको यौगिक भाषा में आप शंख प्रक्षालन बोलते हैं। आप इसको साल में एक बार ज़रूर कीजिए, बहुत इसका फ़ायदा होता है। कुछ भी नहीं मिलता है, सादा एरंडी का तेल लिया, 6-7 जुलाब होकर के पूरा पित्त निकल जाता है। जैसे कफ एक बार साल में जमा होता है, वैसे ही शरीर में पित्त भी एक बार जमा होता है, और ये होता है अक्टूबर महीने में, जिसको अक्टूबर हीट हम बोलते हैं। उस समय में कोजागिरी पूर्णिमा आती है। कोजागिरी पूर्णिमा में हमने देखा है कि हम दूध को चाँद के नीचे उसको अच्छे से पकाते हैं, फिर उसमें कुछ मेडिसिन्स डालते हैं। पुराने लोग उसमें जुलाब वाले मेडिसिन डालते थे, अभी हम उसमें काजू बादाम अखरोट डालते हैं। ये थोड़ा-सा अभी चेंजेस हो गया है, अगर उसको हम चेंज करते हैं, कम से कम किशमिश भी डालते हैं, तो भी वो विरेचन करने में मदद करेगा। दूध आपको सुबह-सुबह लेना है, रात को 12 बजे नहीं लेना है। सुबह-सुबह अगर आप उसको लेते हो तो वो भी विरेचन करता है, उससे भी आपको मोशंस होते हैं, पूरा पित्त बॉडी का निकल जाता है, क्योंकि उस दिन साल में सबसे ज़्यादा हीट हमारे बॉडी के अंदर रहती है। गर्मी में जो हीट आती है वो तो बाहर की गर्मी की वजह से आती है, लेकिन साल में एक बार हमारे बॉडी में जो पित्त बढ़ने वाला है उसके सभी गुणों से वो बढ़ता है अक्टूबर महीने में। उस समय अगर उसको हम शंख प्रक्षालन करके निकाल लेते हैं तो काफ़ी सारी हीट की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो साल भर आपको पित्त की शिकायत नहीं होगी। पित्त की बीमारियों में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, हाइपर एसिडिटी से लेकर के तो हाइपरटेंशन तक की बहुत सारी बीमारियाँ पित्त में आती हैं। उन सब से हमको प्रिवेंशन होता है। वैसे ही कफ में डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ ये कफ के प्रादुर्भाव से, मेद ज़्यादा बढ़ने से, पृथ्वी जल शरीर में ज़्यादा बढ़ने से आते हैं। उसको हम वमन करके निकाल देते हैं तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। तीसरी जो शुद्धि प्रक्रिया है उसमें हम देखते हैं कि बस्ती हमको बताया गया है। बस्ती यानी इनिमा लेते हैं, उस टाइप का प्रोसेस होता है, लेकिन बस्ती ये थोड़ा-सा अलग टाइप का शास्त्रों में आयुर्वेद में वर्णन किया है। सादे साबुन के पानी का इनिमा या ये जो लेते हैं ये सिर्फ़ कोलोन को स्वच्छ साफ़ करने के लिए लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में अगर देखें तो वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं। वात दोष ये सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में बढ़ता है। जैसे ही बरसात चालू होती है शरीर में वात बढ़ना चालू हो जाता है। उस समय सबसे ज़्यादा अग्निमांद्य होता है, सबसे ज़्यादा हमारा डाइजेशन वीक होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपवास ये बरसात में आते हैं। आप अगर देखेंगे तो पूरे चतुर्मास ये बरसात में आते हैं। बरसात शुरू हो गई कि चतुर्मास चालू हो जाते हैं, सबके उपवास चालू हो जाते हैं, एक टाइम खाना खाना चालू हो जाता है। तो इस सीज़न में अगर हम बस्ती का प्रयोग करते हैं, बस्ती के कुछ सेट्स होते हैं, 8 दिन का बस्ती है, 15 दिन का बस्ती है, महीने भर का बस्ती है, कम से कम 5 दिन भी अगर हम करते हैं, तो इसमें प्रकृति के हिसाब से हमको डिसाइड करना है। जिनकी वात प्रकृति है उनको तेल काढ़े का एक सीक्वेंस रहता है, उनके प्रकृति के हिसाब से मेडिकेटेड काढ़ा हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। वो मेडिसिन अंदर जा कर के उस दोष को कम करता है, वात का प्रादुर्भाव कम करता है, ठीक है? और कफ का जिसको ज़्यादा है, बॉडी में कफ का प्राधान्य ज़्यादा है, उनको थोड़ा-सा मेडिसिन में चेंज होगा, थोड़ा-सा उनकी प्रोसेस में चेंज होगा, उनको काढ़े का बस्ती ज़्यादा लगेगा, हल्का कम लगेगा, उसके अलग-अलग प्रकार होते हैं। ये आप डिटेल्स में उस समय जान सकते हैं। तो इससे क्या होगा, साल में एक बार वात की शुद्धि हो जाएगी। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा
जो व्याधि बताए हैं चरक संहिता में जो बताए हैं, तो हर प्रकार के व्याधि का कैटेगराइजेशन वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और इन सब के प्रादुर्भाव से बताया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वात, क्योंकि कफ को खुद की गति नहीं है, पित्त को खुद की गति नहीं है, ये वायु है जो उनको घुमाने वाला है इधर उधर। और यही विकृत रहेगा तो ये कफ को उधर का उधर लेके जाएगा, यहाँ का कफ वहां जाके बैठेगा, वहां बीमारी उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो उसका काम यहाँ पे है। जैसे मान लो कलेक्टर का काम कलेक्टर ऑफिस में है, क्लार्क का काम उसके ऑफिस में है। क्लार्क अगर कलेक्टर की टेबल पर बैठ जाए तो काम नहीं होगा, ना क्लार्क का काम होगा ना कलेक्टर का होगा। वैसे हमारे बॉडी में होता है, कफ का काम कफ को करना है, वात का काम वात को करना है, पित्त का काम पित्त को करना है, डाइजेशन करना पित्त का काम है। वहां पे कफ जाके बैठ गए तो डाइजेशन नहीं होगा, वहां पे वात जाके बैठ गया तो भी डाइजेशन नहीं होगा, वो तो करना पित्त को ही है। अब वायु अगर विकृत होता है बहुत से कारणों से, जैसे हम रात को जागते हैं, लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, या दिन भर हम एक्सर्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, इससे गति बढ़ती है। जिस भी कारण से गति बढ़ेगी बात बढ़ेगा। और ऋतु के हिसाब से जैसे गर्मी आने लगती है, ड्राइनेस बढ़ने लगता है, ड्राइनेस बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वात बढ़ने लगता है। जैसे ही बरसात आती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इतना बढ़ जाता है कि फिर धीरे धीरे वात की शिकायत सब चालू करने लगते हैं, सब जोड़ों में दर्द और ये सब उसके बाद सब चालू हो जाते हैं। तो बरसात में एक बार अगर हम बस्ती कर लेते हैं, बॉडी की क्लींजिंग कर लेते हैं वायु की, तो धीरे धीरे ये सब बीमारियां हमारे शरीर से अपने आप खत्म होने लगती है। और जब ये पूरा नॉर्मल हो जाता है, हमारा डाइजेशन नॉर्मल हो जाता है, तो फिर हमारे शरीर के 7 धातु तैयार होने लगते हैं। पहला धातु डाइजेशन होने के बाद रस धातु तैयार होता है, जो हमारे बॉडी को एक एक मांसपेशी को, एक एक सेल को पोषण देने में सक्षम होता है। और इन सब का पोषण होने के बाद फिर हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। तो ये सब जब होने लगता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो हमारे बॉडी कोई भी वायरस को या कोई भी बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा, लेकिन हमारी बॉडी रेडी रहेगी उससे फाइट करने के लिए, एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी रेडी रहेगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में वो बीमारी ज़्यादा नहीं फैलेगी, कम से कम। इसमें कुछ लोगों में सिम्टम्स बिल्कुल नहीं आएंगे, कुछ लोगों में वो वायरस या बैक्टीरिया जो भी हो जल्दी मर जाएगा, कुछ लोगों में वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी रेडी है। डब्ल्यूएचओ का अगर इन्फेक्शन का हम देखते हैं तो उसमें 3 फैक्टर्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, जिसमें पहला है होस्ट, यानी हमारा बॉडी। हमारा बॉडी अगर सबसे स्ट्रांग है तो उस पर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया की मजाल नहीं वो जाके अटैक करे और उसमें जा करके वो रह सके। तो ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा इम्यून हो जाएगा इन सब चीज़ों के लिए। साथ ही साथ अगर हमारा होस्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा है, तो ना केवल इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, बीपी है, डायबिटीज़ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सारे बीमारियों को भी हम रिवर्स ला सकते हैं। साथ ही साथ इनमें हम इनके लिए भी हम अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। अलग अलग इम्यूनिटो मॉड्यूलेटर जो अभी चल रहे हैं मार्केट में भी, जो अभी बता रहे हैं, आयुष डिपार्टमेंट ने भी अभी जारी किया है कोविड के लिए जो भी इम्यूनो मॉड्यूलेटर हैं, तो इन सब की फिर हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी रेडी है। फिर इसके लिए हम रसायन चिकित्सा ले सकते हैं, कोई भी एक रसायन, जैसे आंवला है, च्यवनप्राश है, बहुत सारे अभी आयुष डिपार्टमेंट ने भी जारी किया है, वो भी आप ले सकते हो। तो उससे भी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाता है, अगर ये सिस्टम नॉर्मल है, हमारा होस्ट नॉर्मल है तो। दूसरा होता है एजेंट, और तीसरा होता है वेक्टर। एजेंट है, जैसे मान लो मच्छर से कोई बीमारी फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोई बीमारी फैलती है, या किसी के काटने से बीमारी, कुत्ते के काटने से कोई बीमारी होती है, या किसी भी वजह से कोई बीमारी होती है, तो जिस वजह से हो रही है वो हो गया हमारा वेक्टर। कौन इसको लेके जा रहा है, मच्छर उसको कैरी कर रहा है, तो मच्छर हो गया उसका वेक्टर। और जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, जिन्होंने बॉडी में जा करके वो बीमारी खड़ी की है, उसको बोलते हैं उसका एजेंट, जिसकी वजह से बीमारी आई है। तो इन 3 चीज़ों को अगर हमको काम करना है, तो जो अभी जो सिस्टम चल रही है वो वेक्टर्स पे काम करती है, एजेंट्स पे काम करती है। होस्ट पे काम करने के लिए हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी दवा नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आकर के आप अगर ले लोगे तो आपका होस्ट अच्छा हो जाएगा। होस्ट अच्छा करने के लिए आपको दिनचर्या, आपका मैनुअल अच्छे से समझना है, अपनी प्रकृति को अच्छे से समझना है, और उसके हिसाब से आपको आगे चल के काम करना है। अभी जैसे आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा मेरे, तो हम गांव में जो हमने 12 गांव लिए हैं गढ़चिरौली के पास, वहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं। मलेरिया प्रिवेंशन के लिए जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें हम यही देखते हैं कि प्रकृति कौन सी है, पूरे गांव का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का बहुत सिंपल फॉर्मेट है, बहुत सिंपल फॉर्मुलेशन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देकर के आप पता कर सकते हो कि आपकी प्रकृति कौन सी इसमें आती है।
वो एक बार आपको पता चल गई, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करना बहुत आसान है। जैसे मान लो एक आदमी की प्रकृति कफ प्रधान है, तो आप याद करो दिनचर्या से सुबह से शाम तक क्या करना है। ऐसी चीज़ें करना है जिसमें गति ज़्यादा बढ़े। व्यायाम आपको करना है तो व्यायाम आप एक्सरसाइज ऐसी करो जिसमें गति बढ़े। आप बैठे-बैठे दीर्घ श्वसन प्राणायाम करके उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा आपको जॉगिंग करने से होगा, वॉकिंग करने से होगा या आसन करने से होगा। अब आपकी प्रकृति अगर वात प्रधान है, तो आप जॉगिंग करने जा रहे हो, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगा। ज़रूरी है, थोड़ा कम मात्रा में करो और शरीर को स्थिरता देने वाले एक्सरसाइज़ आप ज़्यादा करो। सेम खाने-पीने की चीज़ें हैं, खाने-पीने की चीज़ें में कफ प्रकृति की व्यक्ति है, तो उसको मीठा ज़्यादा खाएँगे या मधुर चीज़ें ज़्यादा खाएँगे या पृथ्वी जल वाली चीज़ें, हेवी चीज़ें ज़्यादा खाएँगे तो ऑब्वियसली शरीर में भारीपन बढ़ेगा। तो उसको हल्की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जो डाइजेशन में हल्की होती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं या फलों वाली सब्जियाँ हैं। ये ज़्यादातर होनी चाहिए, ठीक है? इससे क्या होगा, शरीर हल्का रहेगा, शरीर में हल्कापन रहेगा तो ऑटोमेटिक कफ कंट्रोल में रहेगा। वही वात प्रकृति की व्यक्ति है, उसको अगर आप बोलेंगे सूखा खाना एकदम बिल्कुल खाओ और एकदम हल्का खाना खाओ, जो उसको आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में डाइजेस्ट होने वाला है, ऐसी लाही अगर उसको खाने को देंगे, जो कफ प्रकृति के व्यक्ति ने खानी चाहिए, वो अगर ये खाएगा तो ये और उसमें वात बढ़ेगा। उससे बेटर इसमें थोड़ी-सी हेवी चीज़ें होनी चाहिए, जो बॉडी में स्नेह मेंटेन करे, बॉडी को मेंटेन करे। इसके बारे में आप जितना भी बोले उतना कम ही रहता है। हम अभी थोड़ा समय की मर्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा इस पे और आगे नहीं जाएँगे। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने अभी देना चाहा है। तो बेसिक अगर आप अपनी प्रकृति के बारे में जानते हो, अपनी दिनचर्या सेट करते हो, तो उसके हिसाब से आपको ऋतु शोधन भी मैंने आपको बताया, कफ का शोधन वसंत ऋतु में करना है, पित्त का शोधन आपको शरद ऋतु में करना है, वात का शोधन आपको वर्षा ऋतु में करना है, बरसात में करना है। महीनों के हिसाब से अगर देखें तो अगस्त सितंबर बेस्ट वे फॉर बस्ती यू कैन गो। अक्टूबर इज़ द बेस्ट सीज़न, बेस्ट मंथ। वहाँ आप कोजागिरी पूर्णिमा का दिन याद रखिए। उस दिन आप शंख प्रक्षालन कर सकते हैं, विरेचन कर सकते हैं, पास के कोई भी वैद्य रहेंगे उनसे आप संपर्क करिए या हमारे क्लिनिक में आकर के आप संपर्क करिए, कहीं पे भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये सब हम ये एक्टिविटीज़ प्रमोट करते हैं लोगों को, ताकि ये सब लोग खुद की प्रकृति जान सकें। हमारे यहाँ प्रकृति परीक्षण का हमने फॉर्मेट भी बना के रखा है, अगर पॉसिबल हो तो वो मैं आप लोगों से कैसे शेयर किया जा सकता है ताकि आप अपनी प्रकृति जान सकें, वो भी अपन प्रोसेस करेंगे, जिससे आप खुद की प्रकृति जान करके ये सब सेट कर सको। और उसके हिसाब से डाइट का काउंसलिंग, उसके हिसाब से फिर डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसका रिवर्सल अपनी प्रकृति से हम कैसे कर सकते हैं, इन सब नॉलेज से कैसे कर सकते हैं, इसके हम अलग-अलग ट्रेनिंग्स भी लेते हैं। गाँव में भी अभी हमने जो शुरू किया है, ये आप लोग इसमें बिल्कुल ये भी चीज़ें आप कभी भी जान सकते हो, आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म कभी भी खुला है। और जो विद्यापीठ ने अभी इनिशिएटिव लेकर के ये इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने लाया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल हो सके। पिछली बार हमने वसंत ऋतु का जो वमन का शिविर लिया था, विद्यापीठ में भी हमने लिया था कुछ विद्यार्थियों के लिए। कोशिश करेंगे अगली बार ये सब शिविर और ज़्यादा मात्रा में और लोगों के लिए भी हो सके। सिर्फ विद्यापीठ के ही विद्यार्थी नहीं तो बाकी के लोगों के लिए भी हम कर सकें, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। किसी को कोई सवाल या कुछ रहे तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ईमेल एड्रेस भी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं नागपुर में ही रहता हूँ, नागपुर में ही प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप कभी भी मुझे आकर के संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।